बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। 24/9 में मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौसम। आपको गुड मॉर्निंग सीमल, आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं दिन आपका खैर से गुजरे। और इसके साथ साथ ही मौसम खुशगवार है। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो कराची में बारिश हो रही है और 9 से 11 का जो कहा गया था कि बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, तो अभी भी बारिश हो रही है। मौसम अच्छा होने की वजह से शहरी खासे खुश भी पता नहीं आपको ये अच्छा लग रहा होगा लाहौर में बैठ के कराची का मौसम देखना और कहना कि खुशगवार होना, जब घंटों बिजली चली जाए, सड़कों पर पानी खड़ा हो जाए और फिर पता भी ना हो कि बिजली वापस कब आएगी, तभी पानी आएगा घर में। तो मेरे ख्याल से वो जो तमाम की तमाम खुशगवारियत है ना, वो कहीं ना कहीं ज़हमत बन जाती अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। और अरेंजमेंट्स कैसी रही ये तो शहरी ज़्यादा बता सकते हैं। और हमारे साथ रबिया हैं इस वक्त कराची से, वो हमें बताएंगे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। बारिशें तो हो रही हैं, तो रबिया बताइएगा, कराची में चूँकि बारिशों का सिलसिला जारी है, अरेंजमेंट्स कैसी थी? कुछ परेशानी का सामना तो नहीं ना शहरियों को? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए इंतज़ामात की, तो इंतज़ामात जो है वो पिछले सालों के मुकाबले में थोड़े बहुत बेहतर नज़र आए। आज अगर हम शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों की बात करें तो कायदाबाद में पानी जो है वो जमा हुआ और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा अगर यूनिवर्सिटी रोड की बात करें, जहाँ पे हर साल जो है वो पानी जमा होता है, तो इस दफ़ा गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश में जो है वो नीपा चौरंगी पर पानी बहुत कम था और बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। इसके अलावा अगर गुलशन मेमार की बात की जाए तो गुलशन मेमार की कुछ सड़कों पर पानी जमा है, ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हो रही है। इसके अलावा दीगर इलाके डिफेंस की अगर बात करें या बलोच पुल की अगर बात करें तो वहाँ भी पानी जो है कम है। अलबत्ता दीगर इलाकों में जो है वो थोड़ा बहुत पानी है, लेकिन ओवरऑल ये नहीं कह सकते कि पूरे शहर जो है वो इस वक्त डूब गया है। यानी कि रबिया, पिछले साल के निस्बत इस वक्त हालात थोड़े बेहतर हैं। बिजली की सूरत हाल क्या है? ये तो होता ही है कि जब मूसलाधार बारिश हो तो फीडर ट्रिप कर जाते हैं और कि इलेक्ट्रिक के हवाले से टॉप ट्रेंड भी बनना शुरू हो जाते हैं और लोग फिर अपनी शिकायतें सोशल मीडिया के ऊपर भी, उनकी हेल्पलाइन पर भी दर्ज करा रहे होते हैं। आज बिजली की जो सूरत हाल है वो रात में ऐसे ही रही। जब रात गए जो है वो तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बिजली गायब हो गई। लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये उसका जो है वो जवाब बताया गया कि बिजली जो है वो एहतियाती बुनियादों की बिना पर जो है वो बंद की गई है मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद के इलाके में जो है वो बिजली की फराहमी मुअत्तल की गई जो है वो। लेकिन वो जाहिर सी बात है, बताया ये गया कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कि एहतियाती बुनियादों पर जो है वो बिजली बंद की गई है। बाकी बारिशों का भी मजीद भी इम्कान है। रबिया, आप जैसा बता रही हैं कि ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त अंडर कंट्रोल है, तो बारिशों का जो इम्कान आपने बताया है कि 11 तक बताया जा रहा है, तेज़ बारिशें हैं या नॉर्मल जो है उनकी स्पीड रहेगी जिस तरह होता है, ड्रिजलिंग टाइप होती है, या फिर तेज़ बारिशें भी एक्सपेक्टेड हैं? इंतज़ामात जो बेहतर रहे हैं उसकी वजह मुझे यही लगती है कि अभी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें नहीं हुई हैं। सबसे ज़्यादा गुज़िश्ता रात बारिश जो है वो 58 मिलीमीटर सरजानी टाउन में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा अगर यूनिवर्सिटी रोड की बात की जाए तो 7 मिलीमीटर बारिश और नाज़िमाबाद में सिर्फ 32 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तेज़ बारिशों में होता ही है कि तकरीबन 100 से 150 मिलीमीटर बारिश होती है और उसके बाद जो है वो शहर डूबना शुरू हो जाता है। से जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से तेज़ बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि शाम तक एक बार फिर जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही रबिया, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी। और आज से तेज़ बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है जो 11 सितंबर तक जारी रहेगा। कराची वालों अपना बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि तेज़ बारिशों में पानी भी ज़्यादा आ जाता है और फिर उसके बाद बिजली चली जाती है, या जिस तरह आपको पता है कि वायरिंग की वजह से बहुत करंट लगने के इशूज़ भी आते हैं। उसमें तो एहतियात बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर जब पानी खड़ा होता है तो लोग वहाँ से गुजरते हैं, उसमें करंट लगने के वाक़यात भी आ जाते हैं, तो इसका भी आपने ख्याल रखना है। और बहुत सी चीज़ें हैं जी पाकिस्तान में होने वाली हैं एक्सपेक्टेड, जिसमें ख़ास जो कल हमने देखा इमरान खान साहब ने एक खिताब में दौरान जो कहा है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं लैंड रिकॉर्ड्स के हवाले से। ये बहुत अहम टॉपिक है और बहुत अहम इशू है अगर इसको प्रॉपर तरीके से कर लिया जाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनकी ज़मीनों पर कब्जा होता है और इस वक्त हम देखें तो सिविल कोर्ट्स में 50% केसेस सिर्फ लैंड रिकॉर्ड्स के हैं। तो ये एक अहम इशू है जो आज हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बात करेंगे, कोरोना की वैक्सीन और बूस्टर शॉट्स कैसे लगवाने हैं, कब लगवाने हैं, इस पर भी बात होगी। चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले वज़ीर आज़म बनने पर शहबाज शरीफ की हमायत का ऐलान। साबिक आला हुकाम से वापसी की अपील। आलमी इदारे सेहत की तमाम ममालिक से अपील।
भत्ता ना देने पर पानी फरोश का पांव काट दिया गया। ये था। और जैसा कि अबूज़र आप पहले कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म ने कल बड़ा इंपॉर्टेंट खिताब किया और बार बार उन्होंने उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी जिक्र किया कि वहाँ पर वो कमाते रहते हैं, यहाँ आकर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है अपनी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं या प्लॉट लेते हैं और फिर उस पर कब्जा हो जाता है। तो डिजिटलाइजेशन से ये होगा कि तमाम चीज़ें ऑन कंप्यूटर हो जाएंगी और जो कब्जा माफिया है, जो लैंड माफिया है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझा जाता है पाकिस्तान में कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती या वो मशरूम की तरह दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देते हैं, उनको शिकंजे में लाया जाएगा। खास तौर पर जब उन्होंने ये कहा कि पैसा बनाने वालों को शफाफियत का खतरा है और ज़मीनों पर कब्जे का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को होता है, जो रेमिटेंसेस की मद में पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद भी करते हैं। सो हमें कहीं ना कहीं उनके लिए ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी था। जी, बहुत ज़रूरी है। और अभी हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने कहा है कि नवंबर या दिसंबर में मैक्सिमम पूरे मुल्क में इसका जाल बिछा दिया जाएगा और इसका इनिशियल जो स्टार्ट है वो लाहौर, कराची और इसके साथ साथ इस्लामाबाद में किया जाएगा। इसके साथ इमरान खान साहब ने कुछ सियासी बातें भी की और वहीं पर मरीम नवाज़ साहिबा भी कल चूँकि पेशी में मौजूद थी तो वहाँ पर भी सियासी गुफ्तगू हुई। आइंदा के वज़ीर-ए-आज़म जो कि नून लीग की तरफ से नॉमिनेट किए जा सकते हैं उस पर बात हुई जो कि खासी ज़ेर बहस है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम रशीद साहब। अंजुम रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ज़रा इमरान खान साहब के हवाले से हम पहले बात कर लें क्योंकि हम जो जिक्र कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान का असास है, उन्होंने एक बार फिर कहा, उन्होंने कहा कि उनके साथ ज़्यादती होती है, यहाँ पर वो ज़मीनें इकट्ठी करते हैं और उस पर कब्जा होता है। अब ये नहीं होगा। देखिए, इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा टारगेट है और उनके ख्याल में उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है 90 लाख तारकीन वतन। 90 लाख वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और वो इमरान खान का ख्याल है और इसमें शायद कुछ हकीकत भी है कि वो इमरान खान के वोटर हैं और इमरान खान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो तारकीन वतन है उनको जीत सकें और वो उनको अपना मुसलसल वोट बैंक बनाने के लिए, उनको पार्टी में शामिल करने के लिए, उनको अपने साथ अटैच रखने के लिए कोई ना कोई बहाना ज़रूर ढूंढते हैं ताकि उनको वो अट्रैक्ट करें और वो उनका वोट बैंक भी है और वो उनकी एक स्ट्रेंथ भी है कि वो समझते हैं कि वो बाहर से बहुत बड़ा पैसा और हुनर ला सकते हैं। काफ़ी पॉपुलर भी हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में। हाँ, ये आपका भी ख्याल है और मेरा भी किसी हद तक ख्याल है, लेकिन जब तक वोट पड़ते नहीं उस वक्त तक तो मतलब आप कोई हतमी राय नहीं दे सकते। वहाँ तारकीन वतन में जो है वो नवाज शरीफ भी बहुत पॉपुलर कैसा है। इस पॉपुलैरिटी के अलावा बात करेंगे, ये स्टेप अगर ये डिजिटलाइजेशन हो जाती है तो कैसा देखते हैं आप? देखिए, डिजिटलाइजेशन जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए नहीं, मेरे लिए भी जरूरी हो रही है। वो पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी के लिए जरूरी है। पूरी दुनिया जो है वो तरक्की कर रही है, पूरी दुनिया मॉडर्नाइज कर रही है। हम अभी भी जो है वो 5000 साल पुराने निज़ाम में फंसे हुए हैं पटवारियों की और उसमें हमें आगे निकलना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को हमें एक पुरअमन और एक तरक्की करने वाली जगह बनाना है तो यहाँ लोगों को सहूलतें देनी पड़ेंगी, लोगों को इंसाफ देना पड़ेगा। लोग ज़मीनों के झगड़ों में जो है वो कई साल बल्कि 20-20, 25-25 साल जो है वो अदालतों में धक्के खाते हैं और अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान की तरक्की रुकती है, पाकिस्तान की समाजी बेहतरी रुकती है। ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है। बिल्कुल सही, बहुत बड़ा इक़दाम है। अच्छा, कंप्यूटराइजेशन का काम तो नून लीग के दौर में भी शुरू हुआ था, पंजाब में हमने ये भी देखा था, लेकिन इस तरह से डिजिटलाइज कर देना और पूरे मुल्क में उसको फिर रेप्लिकेट करना ये भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अंजुम रशीद साहब, क्या आपको लगता है कि कब्ज़ा माफिया, लैंड माफिया जो टॉप ऑफ द लिस्ट आता है माफियाज़ की, वो इस टेक्नोलॉजी से मात खा जाएगा? आप कब्ज़ों से जान छुड़वा सकेंगे, वो चाहे सरकारी ज़मीनें हैं या किसी की पर्सनल इनफरादी तौर पर ज़मीनें हैं? देखो, मॉडर्नाइजेशन और इंसानों की सहूलत और इंसानों की तरक्की के लिए जो है वो टेक्नोलॉजी ही बुनियाद बनी है, साइंस ही बुनियाद बनी है, और तो कोई तरीका नहीं है। और मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा एक इक़दाम है। अगर डिजिटलाइजेशन होती है, जैसा कि पंजाब में आपने खुद बताया कि मियाँ शहबाज शरीफ जो है बहुत पहले शुरू कर चुके हैं और उसके फ़ायदे आए हैं और अब पंजाब में और यहाँ पे झगड़े कम हुए हैं और हालात बेहतर हुए हैं। राइट, हालात बेहतर हो सकते हैं। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि कल मरीम नवाज साहिबा के हवाले से भी हम करना चाह रहे हैं आपके साथ, जब कल वो पेशी में मौजूद थी तो उसके बाद सवालों की बौछार हुई, उनसे बहुत से सवाल किया। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट ज़ेर गर्दिश रहा है, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब अगर नॉमिनेट होते हैं वज़ीर-ए-आज़म के लिए तो क्या आप उनकी तायद करेंगी? उन्होंने क्लियर जवाब नहीं दिया, इसकी क्या वजह देखते? हाँ, देखिए, कल जब पूछा गया तो मरीम नवाज ने झिझकते हुए बादिले नाखास्ता बहुत पूछा और बड़ी रुकते रुकते जो शहबाज शरीफ का नाम लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने गुंजाइश भी रखी कि अगर पार्टी ने और मियां नवाज शरीफ ने उनको नॉमिनेट किया, यानी उन्होंने अपनी गुंजाइश भी रखी है। तो आगे की लाइन पर भी आए ना, कहा तो सही, हम अंडर मीनिंग्स क्यों ढूंढना शुरू कर देते हैं? उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे अगर पार्टी ने जल्दी किया आपको नॉमिनेशंस की। उन्होंने शिकायत भी की
कि आप अभी से क्यों पूछ रहे हैं, और वो ये कहना ये चाह रही थी कि उनका भी नाम आ सकता है और वो भी प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार बन सकती हैं, और अभी शहबाज शरीफ जो है फाइनल नहीं है। और उन्होंने इस पर जो है वो कोई बहुत हतमी राय नहीं दी। उन्होंने बिल्कुल दो रास्ते बताए हैं कि वो खुद भी प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हो सकती हैं और शहबाज शरीफ भी हो सकती हैं, या मियां नवाज शरीफ खुद भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जो कि अभी हम बात करते हैं कि मरीम नवाज ने सारे ऑप्शन खुले रखे हैं। शहबाज शरीफ को यको तनहा जो है वो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार उन्होंने नामजद नहीं किया। सही नहीं किया, लेकिन अंडर मीनिंग बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बजाय इसके कि मुंह पर कह दें। लेकिन चलें कोई बात नहीं, अब तो उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात का जब ऐलान होगा तभी वो अपने उम्मीदवारों को सामने लेकर आएंगे। कल उन्होंने विक्टिम ब्लेमिंग का एक दफ़ा विक्टिमाइजेशन का फिर से एक दफ़ा जिक्र किया, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाती है। अपने केस के हवाले से भी उन्होंने कहा ये तो इंतकाम है, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं था, ये मुझे सिर्फ अदालतों में या जेलों में घसीटा गया। इम्पॉर्टेंट इक़दाम है मरीम नवाज का, और जो पाकिस्तान में फ्यूचर के इंतखाबात और मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग के किरदार और दूसरी पार्टियों के किरदार को जो है वो वाजे करेगा। मरीम नवाज एक बहुत बड़ा जुआ खेलने जा रही हैं। मरीम नवाज जो है वो एक नई अपील करके वो फिर से रियासत के साथ एक तसादुम और एक लड़ाई और एक तहरीक की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो सारा एक नई अपील करना चाहती हैं। लेकिन अंजुम साहब बहुत से लोग उसकी वजह ये बताते हैं ना कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। एक नई अपील, वकील फिर नहीं आ रहे, फिर नया एक और अपील, ये डिलेइंग टैक्टिक्स लोगों के मुताबिक भी हैं। लेकिन खैर ठीक है, उनका हक है, वो डिले कर सकती हैं अपने तरीके से, उनका हक है डिफेंड करना। इसके साथ साथ एक मामला और नहीं, सिर्फ एक जो सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं है, वो आइंदा वो एक देखें वो जो उन्होंने कहा मैं कच्चा चट्टा खोल दूंगी, वो कोशिश कर रही हैं कि एक दफा फिर मरीम नवाज साहब ने तो ये भी कहा था आरिया पार होगा, उनकी बातें आपको पता है वो करती रहती है। वो चाह रही है वो फौज के खिलाफ दोबारा से तनकीद करेंगी, इदारों के खिलाफ तनकीद करेंगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो लाइमलाइट में भी रहेंगी ना? नहीं, वो चाहेंगी कि अवाम को सड़कों पे लाएं, और आइंदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जो है वो नवाज शरीफ को बरी करे और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो, और 2023 तक वो एक ठीक है। आपको ऐसे लग रहा है कि वो तहरीक एक बड़ी लेके चल सकती है, लेकिन उलट भी हो सकता है। लेकिन उलट भी हो सकता है, उलट ये हो सकता है कि वो मुस्लिम लीग नून जो है वो खेल से ही आउट हो जाए, और मुस्लिम लीग नून के जब बहुत से लोग कहते हैं अंजुम साहब जिस तरह से मरीम नवाज खेल रही है वो आउट होने के ज्यादा चांसेस हैं। और फिर आपकी वाली बात ठीक है कि ये जुआ ही है, ये गैम्बल ही है, रिस्क है और रिस्क लिया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कल शहबाज शरीफ ने की, और उस पर वाकई में काफी क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं कि उभरती मईशतों में पाकिस्तान उस फहरिस्त में शामिल था, अब उस फहरिस्त से निकल गया। हाँ, ये एक बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। बहुत तकलीफ वाली बात, बहुत सदमे वाली बात और वह बहुत ही नदामत वाली बात है कि पाकिस्तान जो है, जो अभी ऐसे लगा था कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हुआ है और थोड़ा सा जगह से उभरा है, क्योंकि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा फैल गई है, पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत कसम पुरसी की, बहुत तकलीफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही, लोगों के बच्चों को पूरे कपड़े नहीं मिल रहे, लोगों के बच्चों को जूते नहीं मिल रहे, स्कूल की फीसें नहीं दी जा रही। ऐसे माहौल में जो अब नई खबर आई है कि पाकिस्तान का जो माशी दर्जा है वो नीचे कर दिया गया है, इमर्जिंग फ्रंटियर पे आ गए, वो फ्रंट लाइन इकोनॉमी पे लेकिन आपको नहीं लगता पाकिस्तान माशी तौर पे कमजोर हो गया? अंजुम साहब ये सब बातें शहबाज शरीफ साहब ने भी की हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रहे हैं, ये सिर्फ बातों की हद तक ही मामला नहीं होना चाहिए। जब आप एक्टिवली आगे आते हैं, फ्रंट लाइन पर आते हैं, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाते हैं, तो ये अगर बेस बनाते और सब एक होते तो मामला फर्क हो सकता था। अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से गवर्नमेंट जो है वो भी फायदा उठा सकी है और आवाम का भी कुछ नहीं हो सका। नहीं, देखिए इसका आप वन साइडेड तनकीद कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात भी की है, सबने उसका मजाक उड़ाया, किसी ने उसकी बात ही नहीं सुनी। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ ने तो बात की ना, इसलिए बिलावल भी जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और इकोनॉमिक तरक्की के लिए, अमन के लिए, पीस के लिए जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, बात भी करते हैं। एक पाकिस्तान के अंदर एक अवेयरनेस है, लेकिन ये जो कल की खबर जो है वो इतना बड़ा सदमा है कि पाकिस्तान माशी तौर पर एक दफा फिर मेरे ख्याल से ये तहरीक इंसाफ खुद के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो ये कह रहे थे कि 2022-23 में हमारी मईशत और बेहतर हो जाएगी, अब रोशन इम्कानात हैं, अच्छी दिन आने वाले हैं। वो अच्छे दिन आने क्या हैं, इस तरह की खबरें आती हैं तो आपकी पूरी की पूरी उम्मीद जो है वो टूट कर रह जाती है। बहरहाल जी अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे और ये मुल्क जो है वो तरक्की करता रहे, जिसमें हम सब ने अपना रोल प्ले करना है। लेकिन गवर्नमेंट्स अगर इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करेंगी, जैसे आपने
आपने गुर्बत का जिक्र किया, तो इनसे बात कर लें। अबू ज़र, आपको याद होगा वो कहते हैं जी रिकॉर्ड मोटरसाइकिलें खरीदनी, रिकॉर्ड लोग टूरिज्म पे चले गए, तो हमारे पास तो बड़ा पैसा है। रिकॉर्ड मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बेंचमार्क नहीं है, रोटी कपड़ा है, वो लोगों की जरूरत है। अंजुम साहब आविया, हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अफगानिस्तान के डेवलपमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं जी। अबूरी हुकूमत का ऐलान तो कर दिया गया और कल वज़ीर आज़म ने जो पहला इंटरव्यू दिया इंटरनेशनल अरब मीडिया को, उसमें उन्होंने ये कहा और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कही कि साबिक आला हुकाम से वतन वापसी की अपील है और फिर उन्होंने कहा कि उनकी प्रोटेक्शन जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, वो अपनी वतन वापस आएँ और फिर हम एक ऐसी हुकूमत और एक ऐसे दौर का आगाज़ करेंगे जिसमें अफगानिस्तान की तरक्की होगी, क्योंकि अब तक अफगानिस्तान ने अवाम ने हो वो चाहे किसी भी सेक्टर में हो बहुत कुर्बानियां दी हैं और अब हमें बेहतरी की तरफ बिल्कुल अब बेहतरी की तरफ जाना है और उसके लिए रीजनल पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंटरनेशनल सपोर्ट किस हद तक मिल सकती है अफगानिस्तान को आइंदा चंद दिनों में, और इसके साथ साथ अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत बनने जा रही है वो इसको कैसे लेकर चल सकती है, इस पर हम बात करेंगे। रसूल बख्श रईस साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रसूल बख्श रईस साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये जो कहा है कि साबिक आला हुकाम वापस आए अबूरी वज़ीर आज़म ने, आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक इम्पॉर्टेंट है और क्या ऐसा होगा कि जो जिसे कहा जाता है ब्रेन ऑफ अफगानिस्तान अगर वापस आती है तो अफगानिस्तान को फ़ायदा होगा और वो क्या आएगी भी? मेरा ख्याल ये है कि जो ऐलान है वो तो एक कौमी हम आहंगी की तरफ अफगानिस्तान को ले जाता है, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि हुकूमतें और रियासतें और रियासती इदारे हुनरमंद, माहिरीन, पेशावर ब्यूरोक्रेसी के बगैर नहीं चल सकते। जो माजी में पैदा की गई थी ज़हर शाह के ज़माने में, वो तो इश्तराकियों ने तबाह कर डाली। फिर मुजाहिदीन का दूसरा दौर आया, उसमें काफ़ी लोग मुल्क से निकल के बाहर चले गए थे। अब अमेरिका ने भी आके यहाँ पे काफ़ी सरमायाकारी की और इदारे बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सबको उठा के ले गए हैं। बल्कि उनको एक मौका मिला जब अमेरिका ने और उनके इत्तेहादियों ने यह ऐलान किया कि जो भी वहाँ के हवाई अड्डे पर पहुँचेगा, जिनको भी खतरात हैं, जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, हम उनको साथ ले जाएं। कि यहाँ पे नौकरशाही हो या कोई और पेशावर हो, तरक्की पजीर ममालिक में और ख़ुसूसी तौर पे अफगानिस्तान जैसे ममालिक में अगर उनको मगरब में जाने का और वहाँ पे बसने का मौका मिले तो वो तो भाग के चले जाएंगे। मेरा ख्याल है कि वो जो चले गए हैं उनमें से कम ही हैं जो वापस आएंगे, लेकिन उसके लिए तालिबान को अपने आप को मुस्तहकम करने की ज़रूरत होगी और वहाँ पे उन्होंने ये साबित करना है कि वो पहले वाले तालिबान नहीं हैं। अब वो यहाँ महंगी और इश्तराक चाहते हैं तो उसके लिए बहुत कुछ उनको करना पड़ेगा, क्योंकि उनके खिलाफ बेएतमादी पैदा की गई है, मौजूद है और उसको ख़त्म करने के लिए कुछ वक्त लगेगा। बिल्कुल सही, आपने ये सही कहा कि कुछ वक्त लगेगा अपना वो एतमाद बहाल करने के लिए कि उनकी पॉलिसी वाकई में चेंज हो गई है और प्रैक्टिकली अब वो डिफरेंट तरीके से रूल भी करना चाहते हैं, अफगानिस्तान को बेहतर भी करना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर आपने जब जिक्र किया कि बहुत कम ही लोग हैं शायद जो वापस आए, जो वेस्ट चले गए हैं। अब वेस्टर्न साइड से जो अफगानिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, वो पैसों की मद में हो, वो इमदाद की रोक की मद में हो, उसको आप कैसा देखते हैं कि मुआशी तौर पर अफगानिस्तान को स्टेबलाइज होने के लिए तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा? अमेरिका और मगरब की पॉलिसियों में बहुत बड़ा तजाद है। एक तरफ तो वो ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अवाम की मदद की जाए जी। एक तरफ चाहते हैं वहाँ पे सलामती और इस्तेहकाम, एक तरफ वो चाहते हैं कि तालिबान इत्तदाल पसंदी का मुजाहरा करें, दुनिया के साथ कदम ब कदम मिलकर चले और जो अक़वामी रिवायात हैं, इदारे हैं, कानून है, उनको वो तस्लीम करें। और दूसरी जगह वो उनको तनहा कर रहे हैं, उनके जायज़ अपने कौमी वसाइल हैं उनके ऊपर उन्होंने ताले लगाए हुए हैं, तो उसमें तो आप उनको नाकाम करना चाहते हैं। यही हमने देखा कि जब उन्होंने मुजाहिदीन की मदद की, सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई, सर्फ फौज वहाँ से चली गई, तो यह भी अफगानिस्तान को उसके हाल पे छोड़कर चले गए। और हमने क्या देखा कि हर किस वहाँ पे जमा हो गए और 9/11 का वाकया पेश आया, वाकयात है और फिर अमेरिका
जो कुछ बाकी बचा था उसको तबाह करके चले गए। बिल्कुल आपने ठीक कहा रसूल साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दो जो पॉलिसी है वेस्ट की वो बड़ी डिफरेंट है। वहीं पर अब रीजनल पॉलिटिक्स में अगर बात करें तो चाइना ने इमदाद का ऐलान किया है, सऊदी अरब ने भी कहा है कि हम मशरूत इजाज़त देंगे और मतलब एक्सेप्टेंस भी दी है। ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान कल अहम इजलास किया और ये कहा कि वो $10 अरब भी रिलीज़ किए जाएँ और इसके साथ साथ थोड़ी सपोर्ट भी की जाए। तो ये आपको लग रहा है कि जो नया ब्लॉक और फिर ये अफगानिस्तान का कहना कि CPEC में हम हिस्सा चाहते हैं, इससे कुछ बेहतरी आ सकती है? देखिए, ये एक अच्छे मस्बत इशारे मिल रहे हैं तालिबान को और उसमें पाकिस्तान की जो सफारतकारी उसमें शामिल है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अलहदा से जिस तरह माजी में हमने तस्लीम किया था वो ना करें, बल्कि एक हम आहंगी पैदा करके बैनुल-अक़वामी तौर पर करें। और अगर वो पैदा करने में ज़रा दुश्वारियाँ हैं, जैसा लगता है कि अमेरिका का सख्त नज़र आ रहा है, बरतानिया का भी, जर्मनी और फ्रांस का भी, तो हमें जो इलाकाई ममालिक हैं उनमें हम आहंगी पैदा करनी चाहिए, क्योंकि अफगान एक हकीकत है। अफगानिस्तान में वो ताकतवर लोग हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी ताकत को शिकस्त दी, उनके साथ हमने मिल के रहना है। तो अगर ये इलाकाई ममालिक आपस में कोई हम आहंगी करके कर लेते हैं तो ये एक अच्छी शुरुआत होगी तालिबान के लिए अफगानिस्तान, और उसके अलावा इमदाद मिलना शुरू हो जाए। बिल्कुल। और रसूल बख्श साहब, वेस्टर्न मीडिया यहाँ पर तो वेस्टर्न मीडिया भी और वेस्टर्न कंट्रीज भी यहाँ उसके साथ अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर मिला के तो नहीं बैठी हुई ना कि उनको ज़्यादा फर्क पड़ेगा या ज़्यादा असर पड़ेगा। ये तो इलाकाई तौर पर ही डिसाइड होना चाहिए। और जो बाइडन ने भी कल कहा कि ये तमाम ममालिक जिनका बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है वो इलाकाई तौर पर मुआहदे भी कर रहे हैं और डिसाइड भी कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है, इलाकाई रीजनल पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं तो इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं आइसोलेटेड हो रहा है। और कल एक बड़ा मज़ेदार टॉप ट्रेंड चल रहा था ट्विटर के ऊपर, आओ लंबी लंबी छोड़ें। कोई जब बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं या अपनी कहानियां बयान करना शुरू करते हैं तो आपको याद है हम कहते हैं यार ये लंबी लंबी छोड़ रहा है। तो इंडिया बेचारा जो है ना वो ये कर रहा है, वो कभी वीडियो गेम की वीडियो रिलीज कर देते हैं और कहते हैं ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के तैयार है, पुराने जहाज दिखा देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी मतलब उनको समझ ही नहीं आ रही है कि क्या करें, तो वो बेचारे सिर्फ लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। नहीं, वो लंबी लंबी इसलिए छोड़ रही हैं कि उनके एक लंबा हाथ हो गया है। तो देखा नहीं था कि जो उन्होंने सरमायाकारी की वो अमेरिका की छतरी के नीचे की, और सारे उन्होंने अपनी मुर्गियों के अंडे अमेरिका की टोकरियों में डाल दिए थे और ये नहीं मालूम था कि वो टोकरी कागज की है और बारिश के पहले कतरे पड़ते ही वो टोकरी जो है वो गिरेगी, तबाह होगी, तबाह हो जाए। वो सारे अंडे उनके खत्म हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा, तो इसलिए वो शोर मचा रहे हैं। और देखिए वहाँ पे जो मीडिया है और मगरिब के मीडिया को भी देखे, मैं देख रहा हूँ कि ये नहीं देख रहे कि कितना अमन और इस्तेहकाम उन्होंने वहाँ पे जाके पैदा किया है। वो खबर दे रही हैं कि किसी का पहले शुरू में उन्होंने किसी एक खातून का, किसी एक लड़की का, कभी इधर कभी उधर कोई इंटरव्यू दे दिया कि जी बड़े मजाले मोरे, बड़े मजाले, एक भी कोई सबूत नहीं मिला। ये वो लोग हैं के साथ वादा किया कि आपको हम एक फायर भी नहीं करेंगे, आप जो ले जाना चाहते हैं, आप जिसको ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल तारीफ की बात है कि 18 दिन के अंदर 1,30,40,000 वो ले गए और बाहर तालिबान खड़े रहे, किसी एक ने भी कोई फायर किया हो या दंगा फसाद पैदा किया हो। जो वो बात करते हैं मेरा यकीन है कि उसके ऊपर वो अमल करके दिखाएंगे। अगर उन्हें कहा कि किसी से इंतकाम जो माजी में जो कुछ हुआ तो अब भी नहीं होगा, लेकिन जिस अंदाज से वो खबरें दी जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं और हिंदुस्तान में उसमें आगे है, उसमें आगे और इसकी बड़ी वजह यही। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात करेंगे पाकिस्तान की और श्रीलंका के दरमियान ताल्लुकात की। पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अहम है, वहीं पर श्रीलंका एक बहुत अहम मुल्क है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के हमसाय ममालिक में भी शामिल होता है और इसके साथ पाकिस्तान के साथ दरीना ताल्लुकात हैं, चाहे वो ट्रेड हो, टूरिज्म हो या फिर टेररिज्म के हवाले से जो पाकिस्तान ने वहाँ पर काम किया कि बेहतरी राय और अमन लेके आए। श्रीलंका के और पाकिस्तान के अवाम का ताल्लुक जो है वो बहुत गहरा है। बिल्कुल, और स्पेशली जब प्राइम मिनिस्टर साहब का फोकस हो कि पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करना है, तो श्रीलंका में ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉडल मौजूद है और उनको टूरिज्म में
जितनी एक्सपर्टीज हासिल है तो कितना अच्छा हो कि हम वो सब कुछ सीख लें, और ये तभी पॉसिबल होता है जब एक ब्रिज जो है वो स्ट्रांग हो दोनों कंट्रीज में। और ऐसा ही एक ब्रिज जो मौजूद हैं हमारे साथ ऑनररी काउंसिल जनरल श्रीलंका इन लाहौर है मिस्टर यासिन जोया, जिन्हें हम खुशामदीद कहेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरह वो श्रीलंका और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जोया साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर ये कहिएगा कि श्रीलंका और पाकिस्तान किस तरह से कल्चरली बाहमी इश्तराक से एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच सकते हैं जहां पर दोनों कंट्रीज का भी फ़ायदा हो और आप अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए, जब आप किसी श्रीलंकन को पूछते हैं कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या रेट करते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान इज़ आवर ब्रदरली कंट्री। और अगर आप पाकिस्तानी किसी से पूछें कि आप श्रीलंका को कैसे रेट, वो कहते हैं हमारा दोस्त मुल्क है। तो उसकी बुनियाद है हमारे रिलेशनशिप जो श्रीलंका और पाकिस्तान के है। पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस 47 में ली है और श्रीलंका ने 1948 में ली है। सिंस द इंडिपेंडेंस वी हैव अ वेरी cordial relationship with both countries. श्रीलंका is the first country जिसने हमें FTA साइन किया था 2005 में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दैट्स अ बिग थिंग फॉर पाकिस्तान। फॉर द 2000 एटम जो है उसके अंदर आती हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो विदाउट टैक्सेशन है। एज फार एज टूरिज्म इज कंसर्न, टूरिज्म इज द मेन फोकस ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट बिकॉज द 40% ऑफ द टोटल GDP कम्स फ्रॉम टूरिज्म। सो अगर आप श्रीलंका में जाते हैं तो यू कैन वेल इमेजिन कि हाउ दे ट्रीट यू, हाउ दे विल गिव यू हॉस्पिटैलिटी, हाउ दे विल गिव यू इम्पोर्टेंस एज ए टूरिस्ट बिकॉज दे कंसिडर एवरी टूरिस्ट इज देयर चीफ गेस्ट। सो सेम अगर आप ट्रेड साइड पे देखें तो पाकिस्तान का और श्रीलंका का ट्रेड जो है डिफरेंस जो है वो पाकिस्तान की फेवर में। पाकिस्तान 400 मिलियन की एक्सपोर्ट श्रीलंका को करता है जबकि वो सिर्फ 80 to 90 मिलियन की करते हैं। और मुझे जब हायर किया गया तो मुझे ये मैंडेट दिया गया कि मैंने इस गैप को भी नैरो करना है और टूरिज्म जो है उसको भी प्रमोट करना है। बेसिकली इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट श्रीलंका जाते हैं और इसकी वजह यह है कि 35 फ्लाइट्स वीकली इंडिया और श्रीलंका की है, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 4 फ्लाइट्स हैं। तो अब हमने आके यहाँ पे कोशिश की है और वे हमारी थोड़ी सी एफर्ट से अब पाकिस्तान से भी लोगों का ट्रेंड जो है वो श्रीलंका के लिए बनना शुरू हो गया है। और मेरा जो मेन टास्क है वो यही है कि श्रीलंका को पाकिस्तानियों के लिए प्रेफर्ड हमने जो है वो डेस्टिनेशन जो है। श्रीलंका बड़ा प्यारा है, आप तो गए भी हैं, बड़े खूबसूरत उसके बीचेस हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है साहब, अगर श्रीलंकन जहाँ पे आएंगे पाकिस्तान का भी फायदा है, पाकिस्तानी श्रीलंका वहाँ पर जाएंगे श्रीलंका में तो भी अच्छा है। इसके लिए गैप कहाँ पर, इश्यूज क्या हैं जो कि आपने सॉर्ट आउट कराना? एक्चुअली जो मेरा भी मेन रोल और मेरा फोकस जो है विद द हाई कमिश्नर मिस्टर मोहन विजयविक्रमा, जो हमारे हाई कमिश्नर है, ही इज़ आवर टीम लीडर एंड ही इज़ द वन हु मोटिवेटेड मी टुवर्ड्स दिस जॉब। और हमारा ये मेन है कि हमने एक तो ट्रेड का जो गैप है इसको फिल करना है। उसके लिए आज के लिए अभी मैं आपको गुड न्यूज़ दे रहा हूँ कि श्रीलंका एयरलाइंस ने पाकिस्तानियों के लिए 1+1 टिकट कर दिया है। यू बाय 1 गेट 1 फ्री। आपने देखा हुआ है और मेरे लिए अपॉर्चुनिटी। इससे ही आप अंदाजा लगा लें कि मेरे आने का ये एक है कि हमने श्रीलंकन गवर्नमेंट को कन्विंस किया है कि अगर आपने पाकिस्तान से टूरिज्म को प्रमोट करना है तो यू हैव टू गेट मैन टू मैन कांटेक्ट बिकॉज़ पीपल आर वेरी पर्टिकुलर। ये तो एक इंसेंटिव है ना जो आप टूरिज्म प्रमोट करने के लिए दे रहे हैं। दूसरा एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, मीडिया किस तरह से दिखा रहा है। अब आप एक मीडिया डेलीगेशन भी लेकर जाना चाह रहे हैं, उसका मकसद क्या है और उससे आपको क्या लगता है कि क्या बिलीव है कि सीइंग इज बिलीविंग। जब तक आप अपनी आंखों से चीज़ों को नहीं देखते आप बिलीव नहीं करते। तो मेरा ये था कि मैंने अभी एक रिकमेंडेशन श्रीलंकन गवर्नमेंट को भेजी है कि एक मुख्तलिफ चैनल्स के जो एंकर्स हैं और जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं उनका एक डेलीगेशन लेके जाया जाए, वो वहाँ पे अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करें और वो आके अपने सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसको दिखाएं। सो श्रीलंका कितना खूबसूरत है। और दूसरा ये है कि अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने श्रीलंकन स्टूडेंट्स के लिए 500 स्कॉलरशिप अल्लामा इकबाल स्कॉलरशिप अनाउंस किए। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा एफर्ट था जिसकी वजह से अब श्रीलंकन स्टूडेंट्स पाकिस्तान आना शुरू हुए। और अभी मेरी इस टर्न जो है वो तकरीबन 147 स्टूडेंट UET में, GCU में, पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिट हुए हैं श्रीलंका। सो दैट्स हाउ यू कैन प्रमोट कल्चर बिकॉज मैन टू मैन कांटेक्ट। तो आप जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि आप एक तो काम करें, टूरिज्म में भी काम कर रहे हैं। अब चूंकि पाकिस्तान ने इस पर ऑलरेडी बहुत फोकस किया हुआ है टूरिज्म पर और अपने रीजनल पॉलिटिक्स में, तो आपने बात की किसी से हायर अप से कि क्या क्या इश्यूज पाकिस्तान को देखने हैं ताकि इंटरनेशनल
कम्युनिटी को आप अट्रैक्ट कर सकें पाकिस्तान में? अभी रिसेंटली मेरी लास्ट वीक में गवर्नर साहब से मीटिंग हुई है, गवर्नर पंजाब से, जो कि रिलीजियस टूरिज्म के हेड हैं। तो मैंने उनको कुछ सजेशंस दिए हैं, बिकॉज अगर आपने टूरिज्म को प्रमोट करना है तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आपको लोकल टूरिज्म को पहले प्रमोट करना है। द मोमेंट जो लोकल टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, इंटरनेशनल जो टूरिज्म है उसके साथ कोरिलेट करता है। और जैसे ही अब आपने अगर रिलीजियस टूरिज्म करना है तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप जितनी भी आपकी यहाँ से लाहौर से आप एक 2-3 स्पॉट्स चूज़ करें, से कज़ाफ़ी स्टेडियम है, शिमला पहाड़ी है, वहाँ से आप कोस्टर्स का एक पूरा वहाँ पे यूनिट बनाएं जो यहाँ से रिलीजियस टूरिस्ट को लेके मुख्तलिफ साइड से 4 आवर्स की हमारी ड्राइव है फॉरपिंडी, 4 आवर की ड्राइव है हमारी जंग, और 4 आवर की ड्राइव है हमारी मुल्तान की। अगर सुबह 3 कोस्टर निकलती हैं, उनमें रिलीजियस टूरिज्म होते हैं, उनको डिफरेंट जो आपके वहाँ पूरा दिन उनको विजिट कराएं। बात तो यही है कि फैसिलिटेट उन्हें फैसिलिटेट करें। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्टअप हो ही रहा है, लेकिन वहीं पर छोटे छोटे स्टेप्स में फैसिलिटीज आएंगी तो बेहतरी और ज्यादा भी आएगी। सो इट्स नॉट जस्ट दैट कि आप श्रीलंका को यहाँ प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि आप पाकिस्तान को भी वहाँ प्रमोट कर रहे हैं। और पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत कंट्री है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड दोनों साइड पे बड़ी जिम्मेदारी है जो है। आप तो बेसिकली दोनों अच्छा, जब हम जिक्र करते हैं ना स्ट्रॉन्ग कंट्रीज का या ऐसी कंट्रीज का जो बेस करती हैं टूरिज्म पे, वहीं पर हम ये भी सोचते हैं कि शायद वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं हो, तो हमारे यंगस्टर्स जो यहाँ बैठे उनके लिए श्रीलंका में जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा जो फोकस है वो तो 2 चीज़ों पे, एक तो उनकी जो है वो कोकोनट प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है उनकी, जहाँ पे वो है। दूसरा टेक्सटाइल में अब वो काफ़ी डेवलप कर रहे हैं। और जो मेन है वो है टूरिज़्म। अगर यहाँ से लोग जाते हैं वो होटल मैनेजमेंट का, हॉस्पिटैलिटी का कोर्स, इवन टूर ऑपरेटर के लिए जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटी है कि वो वहाँ की DMC जो डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी है उनके साथ लाइजन करें, तो उनकी वजह से यहाँ पे और यहाँ से वहाँ पे भी लोग जाके कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में श्रीलंका की मेन बुद्धिस्ट अट्रैक्शन है जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई। अभी हमारे जो हाई कमिश्नर उन्होंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री वहाँ पे बनाई है, उनका एक डेलीगेशन आया और वो ऑन एयर हो रही है श्रीलंका। इस वक्त बहुत ज़्यादा श्रीलंकन पाकिस्तान आना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू विजिट दैट साइट्स आल्सो। सो वी आर प्रमोटिंग टूरिज्म, वी आर प्रमोटिंग ट्रेड एंड आल्सो कल्चर। बिल्कुल, ये तो बेसिकली तीनों चीज़ों को अगर आप लेके जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है आइंदा चंद दिनों में या चंद हफ्तों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती है, हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी जो है वो रिलेशनशिप काफ़ी जो है वो बात होती है ना कि ब्रिज स्ट्रॉन्ग हो तो चीज़ें खुद ब खुद एक्सचेंज भी होना शुरू हो जाती हैं, बेहतर भी होना शुरू हो जाती हैं। वेल बट आई वुड स्टिल से कि एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। आई होप कि आप बेहतर तरीके से निभा सकें। गुड लक फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपका शुक्रिया जी यासीन जोया साहब। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हों, और जैसे कि आपने सुनी लिया जोया साहब से कि टिकट जो है 1+1 फ्री है, तो जाना चाहिए। एक आप खरीदने में फ्री वाली टिकट पे ट्रैवल कर लोगे। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान भर में कोविड की सिचुएशन का जिक्र करें तो मुसलसल 6+ रेशो आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 84 अमवात हुई और एक दिन में 4062 नए केसेस आए और रेशो 6.43 रही जी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन का अमल भी तेज़ी से जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि लोग भी अपनी सेकंड डोज भी टाइम पर लगवाएंगे और जिन्होंने अभी पहली डोज नहीं लगवाई वो भी इस सितंबर के महीने में तेज़ी से इस तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि यही एक बहुत अच्छा तरीका है कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन। इसके साथ साथ एक और इशू जो कि लोगों के दिमाग में इस वक्त है वो है जी, माहिरीन ने कहा है कि कमज़ोर मुदाफ़ाती निज़ाम के हामिल अफराद को बूस्टर डोज की ज़रूरत होती है। तो फिर अगर जो लोग परेशान हैं उस हवाले से हम आपको कुछ बता दें कि मुल्क भर में आवाम के दरमियान बूस्टर डोज की हिफाजत से मुतलिक चूँकि सवालात हैं, तो फिर बदलती शक्ल के साथ दुनिया भर में लाखों अफराद की अब तक जान भी जा चुकी है। इस आलमी वबा ने न सिर्फ दुनिया की सेहत के हवाले से परेशान किया, तो फिर लोग अब ये सवाल से अमल कर रहे हैं कि आखिर अगर एक आपने डोज मुकम्मल कर ली है 1 और 2 डोज, तो फिर अगर बूस्टर शॉट लगवाना है तो वो किसका लगवाना है? फाइजर का लगवाना है, किसी मॉडर्ना का लगवाना है, किसी और का लगवाना है, और एक्सेप्टेबल है या नहीं है? ये सारे इश्यूज होगा, फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, ये भी सवाल। बिल्कुल। अच्छा, ये कंफ्यूजन अभी एग्जिस्ट कर रही हैं क्योंकि इसके ऊपर रिसर्चेस हो रही हैं। कुछ भी हतमी बात वो चाहे अमेरिका के साइंटिस्ट हैं, यूके के साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तान के हैं, उस तरह से सामने नहीं आ सकती है। लेकिन इस वायरस ने जहां पर आपको जिस्मानी तौर पर यानी कि आपके जानी नुकसान के तौर पर बहुत ज्यादा मुतासर किया है, वहीं मुआशरती और मुआशी तबाही भी कर रहा है। कई अफराद अपनी नौकरियां, कारोबार, माली मुश्किलात जो है वो फेस कर रहे हैं। वैक्सीन के सामने आने से दुनिया में थोड़ा सा सुकून आया था और वैक्सीन लगाने का अमल जोरों शोर से चला और वेस्ट साइड पर तो बहुत तेजी से ये हुआ, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी ये नंबर जो हैं वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं पर अब माहिरीन ये कह रहे हैं
जो पहले सवाल पूछा जाता था कि आपने एक किस्म की वैक्सीन लगा ली है, क्या उसके ऊपर आप दूसरी किस्म की वैक्सीन लगा सकते हैं या नहीं, बूस्टर शॉट असल में है क्या, वो कौन सी वैक्सीन का लगेगा, तो उसके ऊपर अब उन्होंने ये कहा है कि जी वक्त के साथ साथ वैक्सीन की तासीर में कमी का इम्कान मौजूद है, क्योंकि अभी तक कुछ हतमी टाइम नहीं पता कि ये आपको 6 महीने 8 महीने साल तक सिक्योर कर सकती है या नहीं। तो उसके नतीजे में तीसरी वैक्सीन खुराक की जरूरत भी पड़ सकती है, बट ये अभी सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना हाइपोथेसिस है, कुछ भी प्रूवन चीज नहीं है उस तरह। एग्जैक्टली कुछ प्रूवन नहीं है। बूस्टर शॉट इसीलिए लगवाया जा रहा है ताकि अगर प्रूव नहीं भी है तो फिर आप इम्यूनिटी को बेहतर कर सकें। बूस्टर शॉट का मकसद भी यही है कि 2 खुराकों के जरिए मुदाफ़ाती निज़ाम की पहले मजबूती को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके और फिर वैक्सीन के बाइस साइड इफ़ेक्ट भी सामने चूँकि आ सकते हैं जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि आपके जिस्म में मुदाफ़ाती निज़ाम जो है पैथोजीन को पहुँचाना शुरू हो चुका है। तो फिर अब इस मामले में हम क्या करें? हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल करें और बूस्टर शॉट आप तब लगवा लें जब आप समझें कि आपके कुछ मुदाफ़ाती निज़ाम में कमी आई है या फिर आपको कहीं बैरून मुल्क जाना है और वहाँ पर वो कंडीशन है कि आपने बूस्टर शॉट लगवाना है। क्योंकि अभी बूस्टर शॉट हुकूमत ने तो इजाज़त दे दी है और WHO की तरफ से भी बूस्टर शॉट की इजाज़त है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, लेकिन ऑब्वियसली लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, वैक्सीन अपना कोर्स मुकम्मल करें और ज़िंदगी में। अच्छा, ऐसे में आप ना कंफ्यूज हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, तो उसमें आपने करना क्या है कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन लेनी है और आंखें बंद करके अल्लाह का नाम लेके आपने लगवा लेनी है। डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर अगर आप करेंगे तो सिचुएशन ख़राब हो सकती है। बहुत से केसेस कोविड के मैंने पर्सनली ऑब्जर्व भी किया है, डॉक्टर से भी बात हुई है, ज़्यादा ख़राब तबीयत इसलिए होती है कि आप सेल्फ मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं, आप डॉक्टर्स को कंसल्ट नहीं करते और ख़ुद से ही सारी मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। और ख़ास तौर पर आजकल का दौर आपको ज़्यादा ये जो टाइम पीरियड गुजर रहा है इसमें ज़्यादा ख्याल करना है, क्योंकि एक तरफ कोविड हो रहा है, दूसरी तरफ डेंगू जो है वो सर उठाना शुरू हो गया। अक्सर लोग कन्फ्यूज़ भी हो रहे हैं इन दोनों बीमारियों के बीच में। अपना ख्याल हमने खुद रखना है और आप यकीन जानिए अबू ज़र कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जो डेंगू वार्ड्स कायम किए गए हैं वो भरना शुरू हो गए हैं, मतलब क्योंकि उसमें भी यही साइन एंड सिम्टम्स हैं, आपको बुखार होता है, तेज़ जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है या वीकनेस हो जाती है। सो पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज, बट प्लीज 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 अपना ख्याल आपने खुद रखना है, एहतियात करनी। बिल्कुल, और इसके साथ साथ चूंकि वबाई बीमारियों का इस वक्त होता भी है काफी ज्यादा, जैसा कहते हैं ना बरसात के मौसम के बाद एकदम से डेंगू मसला इस वक्त चल रहा है। अब आपने अपने आप को बचाना है, उसके लिए एहतियात करनी है। मास्क वैसे भी अच्छा है, तो इस वक्त जो सिचुएशन है तो मास्क पहनिए। और फिर एक चीज़ और, क्योंकि ये बड़ा आपने हॉस्पिटल्स का जिक्र किया कि इस वक्त भर रहे हैं हॉस्पिटल, उसमें एक चीज़ जो कि हमारी बात भी हुई माहिरीन से, तो उन्होंने बताया कि 88% इस वक्त जो कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में वो हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई, यानी कि 12% वो जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई थी लेकिन वो फिर भी कोरोना का शिकार हो गए, तो वो परसेंटेज खासी कम है। अभी भी वो लोग बहुत ज़्यादा हैं जो कि कोरोना का शिकार हुए जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप अपनी वैक्सीनेशन का जो अमल है उसको तेज़ कीजिए। और अब तो इतनी सख्ती होने वाली है, 15 से रेलवे ख़त्म हो जाएगी, आपके सफ़र ट्रांसपोर्ट पर ऑलरेडी सख्ती है, पेट्रोल पंप पर सख्ती है, आपके ओवरऑल सिचुएशन में आप ये देखें डाइनिंग में मसला आ रहा है, आप खाना नहीं खा सकते, शादी हॉल में नहीं जा सकते, तो ये सख्तियाँ मजीद हो जाएंगी। और अच्छा, देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसका आईडी कार्ड नहीं था एंड शी कॉल्ड मी यस्टरडे और उसने मुझे कहा कि प्लीज़ कुछ हो सकता है कि मेरा जल्दी जल्दी आईडी कार्ड बन जाए। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, इतनी इमरजेंसी क्यों? मैंने कहा वैक्सीन लगानी है, कहीं पर भी घुसने नहीं दे रहे। तो मुझे बड़ी हंसी आई एंड आई रियलाइज्ड कि ये पहले भी एहसास हो जाता तो ठीक था, लेकिन इन रिस्ट्रिक्शन से कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो अब आ रहे हैं इस तरफ कि उन्होंने वैक्सीन लगवानी है। और अबू ज़र, आपके जानने वालों में है कोई आसपास जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, जिसको कान से पकड़ने की जरूरत है, आपको लेकर जाने की जरूरत है? मैं ये देख रहा था कि मेरे सारे रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में तो सबने लगवा ली है, लेकिन कुछ ऐसे हेल्पर्स होते हैं घर पे आपके, वो नहीं मान रहे थे, लेकिन अब वो भी मान चुके हैं। क्योंकि क्या हुआ कि एक ने बस में सफर करना था, उसको डर लग गया, एक को तनख्वाह नहीं मिलनी थी, इसलिए सकती। तो ये तमाम चीजें बड़ी जरूरी है जिसको हमने फॉलो करना है। बिल्कुल, डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर के लिए। डॉक्टर साहब, वैक्सीन की रिस्ट्रिक्शंस तो आपने सुना ही है कि हर जगह पर अब लग रही हैं और लोग दौड़ रहे हैं अपने अपने सेंटर्स के पास, अपने पास सेंटर्स में कि वैक्सीन लगवाएं और जाके बेहतरी करें। क्या आपको लगता है कि परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कोविड की जो ये 4th वेव के केसेस हैं ये कम होना शुरू हो जाएंगे? उम्मीद तो यही है जी, और इंशाअल्लाह ताला ये जो तकरीबन नंबर में हो जाएंगे इस एक जो इसकी किरण हमें नजर आ रही है वो तो इफेक्टिव और सेफ वैक्सीन। बिल्कुल ठीक आपने कहा
जावेद अकरम साहब के इस वक्त उम्मीद की किरण वो यही है कि वैक्सीनेशन जो है वो हम लगवाएं। तो जावेद अकरम साहब आप बताइएगा कि जो इस वक्त सिचुएशन ओवरऑल आप देख रहे हैं, हौसला अफजा है वैक्सीनेशन के नंबर, चूँकि हमने ये देखा कि बड़ी तेज़ी रफ्तारी से रोज़ रिकॉर्ड बन रहे हैं, 10-10 लाख लोग पाकिस्तान में 15 लाख तक पहुँच गया, लाहौर इस तरह के दूसरे शहरों में भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, सख्ती भी गवर्नमेंट कर रही है SOPs को फॉलो करवाने में, तो सही जानिब हम चल रहे हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब से हम रब्ता कर रहे थे ऑलरेडी, वो उनका शुक्रिया कि उन्होंने वक्त दिया। लेकिन अब सिचुएशन सिमल, आप जिस तरह बात कर रही थी ना कि कोई रह गया आपके इर्द गिर्द, चले वो तो बहुत कम लोग रह गए हैं, लोग मान रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो कि आपने खुशी की महसूस की होगी कि आपके जिन्होंने अभी फ़ोन करके आपको कहा कि ID कार्ड बनवा दो, यानी कि सख्ती हो रही है। और हम अक्सर ये बात करते हैं कि सख्ती हो रही है, उन्होंने ये कहा कि कितनी जल्दी बन सकता है, मतलब यानी कि उनकी सख्ती हो रही थी, पता लगे पूरे लोग मुझे कॉल करना शुरू हो जाए कि ID कार्ड जल्दी कैसे बन सकता है, प्लीज मिस सिमल बनवा दें। मतलब ये कि बेसिकली कि आप अगर वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो आपके लिए सख्ती होगी। आपकी रोजमर्रा आप शॉपिंग मॉल में चले जाएं, आपको अंदर नहीं जाने दे रहे कि आपको मैसेज दिखाना पड़ता है या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। अच्छी चीज़ है जिसको फॉलो करना चाहिए और मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। और पाकिस्तानी की कौम जो है वो बड़ी एक ये हौसला अफजा बात है कि वो वैक्सीनेशन के लिए अब करोड़ों की जो नंबर्स को क्रॉस कर रही है। बिल्कुल नंबर्स को क्रॉस कर रही है, बट देयर इज़ अ ह्यूज परसेंटेज अभी भी लोग जो नहीं आ रहे वैक्सीन लगवाने। प्लीज़ अपने लिए नहीं लेकिन अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए ही सही ये रोल प्ले कर लें। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे जी और आपको एक इंटरेस्टिंग खबर देंगे। इंटरेस्टिंग खबर ये है कि दुबई में ये इंसिडेंट पेश आया जहां पर बिल्ली की जान बचाने पर एक पाकिस्तानी समेत 4 अफराद के लिए 90 लाख का इनाम अनाउंस किया जी। और ये बड़ी अच्छी खबर इसलिए आई क्योंकि ये आप देख भी सकते हैं मंजर में कि 3 से 4 लोग थे जिन्होंने मिलकर जो है इस बिल्ली की जान बचाई, जो कि वीडियो वायरल हुई। और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने बिल्ली की जान बचाने वाले 4 अफराद के लिए 2 लाख दिरहम, जो कि पाकिस्तानी 90 लाख पाकिस्तानी रुपए से भी ज़्यादा बनते हैं, उसका इनाम का ऐलान किया। और शेख राशिद ने ट्विटर पर जब ये वीडियो शेयर की थी तो उसमें 4 अफराद ने जब इमारत से लटकी हुई बिल्ली को बचाया चादर की मदद से, तो उन्होंने फिर कहा, और ये बिल्ली हमला भी थी तो वो और ज़्यादा फिर खबर जो है वायरल हो गई। तो फिर 4 अफराद की उन्होंने तारीफ़ करते हुए कहा कि मेरी मदद की जाए इन अफराद तक पहुँचने में, मैं उनको इनाम देना चाहता हूँ, और वो फिर मिल गए। और उसमें एक पाकिस्तानी भी शामिल है जो इस पूरे रेस्क्यू कैट ऑपरेशन में शामिल था। ये तमाम अफराद दुबई में मुख्तलिफ नौकरियाँ भी करते हैं और दुबई के हुक्मरान के नुमाइंदों ने 4 अफराद से मुलाकात की और वो मिल गए हैं और उन्हें फ़ी बंदा 50,000 दिरहम, जो पाकिस्तानी 22 लाख से ज़ायद बनते हैं, वो लिफाफा इनाम के तौर पर भी दिया। तो आप कभी ऐसे सोच के गुड जेस्चर नेकी का अमल करते हैं और आपको नहीं पता कि फिर उसका पे बैक आपको आखिरत में तो मिलेगा ही इंशाल्लाह, ये तो हमारा ईमान है, लेकिन इस दुनिया में भी मिल जाएगा, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और ये ऐसे तो आपको मदद करने के लिए कोई ऐसे इनाम की तो ना भी हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन ये मिल गया अचानक से तो वेरी गुड। इसके साथ साथ चूँकि हम ओवरऑल बात कर रहे थे इस खबर से पहले कोरोना की, तो कोरोना में चूँकि वैक्सीनेशन भी लगती हैं और इसके साथ साथ लोग जो हैं काफ़ी तेज़ी पकड़ रहे हैं। तो एक खातून है US में, उन्होंने क्या किया कि जो वैक्सीनेशन की जो वायल्स होती हैं उससे उन्होंने एक इम्प्रोवाइज़ करते हुए फानूस बना दिया, जिसकी काफ़ी तारीफ़ हो रही है। बिल्कुल, ये शैंडलियर जो है वो आप देख रहे हैं बड़ा प्यारा लग रहा है गोल्ड एंड क्रिस्टल में, लेकिन जब करीब से आपको दिखाया जा रहा है तो ये कोविड वैक्सीनेशन की वो वायल्स हैं जिससे वैक्सीन इंजेक्शन की मदद से निकाल के लगाया जाता है, उन्होंने संभाल के रखी और उस सब का एक शैंडलियर एक यादगारी तौर पर वैसे बाकी दूर से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा आप देखें। और वो जो उसका रेड कलर का कवर है वो एक डिफरेंट यूनिक टच दे रहता है। आई थिंक वो काफ़ी जैसे कहते हैं ना क्रिएटिव भी होंगी और उन्होंने सोचा होगा कि अपने प्रोफेशन को मद्देनजर रखते हुए कोई अनोखी और डिफरेंट चीज़ बनाओ, और फिर ये तस्वीर जो है वो उन्होंने अनोखी और डिफरेंट बनाई भी और सोशल मीडिया पर ये बहुत वायरल भी हुई। लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं उनकी एस्थेटिक सेंस को और उनके इस आइडिया को। क्या अक्सर तो ये गार्बेज की नज़र हो जाते हैं वायल्स, इसमें कोई और इसका फ़ायदा तो आप नज़र नहीं आता आपको, लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल है ये सोचा होगा और उसको इम्प्रोवाइज़ किया, इम्प्लीमेंट किया। और अक्सर हम देखते हैं हमारे यहाँ पे जिस तरह से एक गेस्ट भी आए थे, वो गार्बेज में जो आप चीज़ें फेंक देते हैं, जैसे कूड़ा जो होता है वो कूड़े से उन्होंने चीज़ें बनाई, बड़ा ज़बरदस्त आर्ट वर्क किया। तो इन्होंने भी एक अच्छे तरीके से अच्छा आइडिया इम्प्रोवाइज़ करते हुए फानूस बनाया। और मेरा ख्याल है इसकी कीमत अभी तय नहीं हुई है, उसकी वजह ये कि कीमत तय करने के लिए फिर इनको नीलाम करना पड़ेगा और उसके लिए प्रॉपर ऑप्शन होगी, लेकिन अभी तारीफों के पुल तो बहुत बांधे जा रहे हैं। एंड इट इज ब्यूटीफुल, वो लग रहा है बहुत प्यारा, लाखों की तारीफ तो हो चुकी है, हाँ लाखों करोड़ों की तारीफ हो गई है। अब ऑक्शन में अगर ये जाता है तो वो कितने का जाएगा वो एक अलग कहानी है, क्योंकि एक यादगारी तौर पर कोविड के दिनों में जिस तरह से हमने टफ हालात देखे तो ये उन तमाम चीज़ों की एक के तौर पर भी रखा जा सकता है। बहरहाल जी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। कराची से एक अफसोसनाक खबर जो कि कल हमारे सामने आई, बहुत अफसोस
हुआ, दिल दुखा जब वो फुटेज हमने देखी, जब वो मनासिर देखे कि भत्ता न देने पर पानी फरोश का पाँव काट दिया गया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या अगर पेश आया और सी वी पर तफरी के लिए आने वालों के लिए कोई ये शख्स पाँव धुलाता था, उनको पानी पिलाता था, 4 बच्चों का ये बाप था, लेकिन जुल्म की इंतहा है कि उसका पाँव काट दिया गया। बिल्कुल, भत्ताखोरों ने ट्रैक्टर तले लोन दिया उसे। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन ताहाल मुल्ज़िमान को नहीं पकड़ा जा सका। आबिद के जख्मी होने के बाद उसे कटे हुए पाँव के साथ बेहोशी की हालत में कराची जिना अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उसका कटा हुआ पाँव भी गायब हो गया। वो जो री अटैच सर्जरी है वो भी ना हो सकी, या उसके हवाले से भी कोई बात ना हो सकी। अब ये बेचारा जो अपने 4 बच्चों का पेट पाल रहा था, दिन भर एक तरह की मजदूरी है ये। सीवी पे आने वाले तमाम टूरिज्म के लिए जो टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पर लोग जो तफरी करने आते हैं, वहाँ पर उनके पाँव धुलवाना, उनको या पानी की सर्विसेज प्रोवाइड करना और 10-20 रुपए जो है वो बदले में ले लेना, जिससे वो अपने घर का गुजर बसर कर रहा था। अब ये बेचारा शख्स न सिर्फ अपनी जिस्मानी कमजोरी का शिकार हो गया, बल्कि अब फ्यूचर के जो उसके कंसर्न्स हैं वो भी खड़े हो गए। बिल्कुल, मोहम्मद आबिद जिनके साथ ये जुल्म हुआ वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि मुकदमा तो दर्ज हो गया है और अभी तक मुलजिम पकड़े नहीं गए, लेकिन ये मामला हुआ क्या। आबिद, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आपके साथ पेश आया है, बहुत दिलखराश वाक़या है, आपके साथ जुल्म किया गया है, हुआ क्या था? सर हुआ ये है कि वहाँ मैं काम करता था समंदर किनारे पे, स्टूडियो पे ना। हाँ जी, स्टूडियो पे काम करता था, तो वहाँ आए लेने भत्ता हमारे से। 2000 रुपये भत्ता हफ्ता देता हूँ मैं, पहले भी देता था, अभी कोरोना में थोड़ा काम हो गया थोड़ा सा, फिर मैं काम बंद करने लग गया। तो उन लोगों ने पैसे पूरे बना रखे थे बहुत सारे ना, तो फिर बोले अभी 2-3 हज़ार रुपये हमारे को दे दो वरना काम खराब हो जाएगा। तो मैंने बोला अभी पैसे तो नहीं है मेरे पास सर, तो मैं कहाँ से दूँ अभी आपको। उन लोगों ने सामान उठा, मुझे सामान उठाने का बोला, ट्रैक्टर वाले को बोला ट्रैक्टर चढ़ा दो इसके ऊपर। मैं सामान उठा के जरा से आ रहा था, आखिर गलती से एक पाँव सीढ़ी के नीचे था, एक ऊपर था। एक पाँव सीढ़ी के नीचे था, एक पाँव सीढ़ी के ऊपर था सर। अच्छा। तो उन लोगों ने जो है ना पाँव काट दिया हमारा। अच्छा आबिद, ये क्या रोजाना की बुनियाद पर आपसे भत्ता लेते थे? ये पहले से ही वहाँ पर तमाम लोग जो काम कर रहे होते हैं उनसे भत्ता लेते हैं, या अचानक ही कोई आए और आपसे कहा कि इतने पैसे जो है वो हम रोज की बुनियाद पर आपसे लेंगे? तमाम लोगों से पैसे लिए जाते हैं, मसला ये है कि सबसे पैसे लिए जाते हैं, और मुझसे तो वो खास तौर पर सरफराज भाई पैसे लेते हैं ना, हर बंदे का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे। अच्छा, मतलब ये रूटीन तो थी इसलिए। अच्छा, और ये रूटीन थी, उनकी रूटीन थी और आपने इस दफ़ा इनकार किया क्योंकि हालात हैं कोरोना की वजह से ख़राब। तो ये हैं कौन लोग, ये भी बताना आबिद, और साथ ये भी बताना कि अब क्या सिचुएशन है, पुलिस ने क्या आपके मुल्जिमान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आप तो बड़े परेशान हैं इस वक्त। पुलिस ने तो उसको भी छोड़ दिया जो हम लोगों ने पकड़ के दिया उनको ना सर। उसको भी छोड़ दिया उस दिन। अच्छा। तो पुलिस भी साथ नहीं दे रही है फिलहाल, और ये कैंटनमेंट बोर्ड के लेफ्टिनेंट का एरिया है, सीबीसी के लोग हैं ये। बिल्कुल। और आबिद, आपके लिए अब सबसे बड़ा मसला तो ये होगा कि आपकी दिहाड़ी के ऊपर घर का खर्चा चलता था, आपके 4 बच्चे हैं, अब आगे क्या होगा, क्या सोचा है? आगे अभी यही सोचा है, गवर्नमेंट से दरखास्त की है कि अभी कोई हमारी मदद करें, कोई हमारे साथ दें, आप लोग हमारा। बिल्कुल बिल्कुल जी, साथ देना चाहिए। हमारी बड़ी हमारी गुजारिश है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और यहाँ सिंध के मुराद अली साहब से अपील है हमारी कि हमारी मदद करें, पुलिस हमारे साथ दें, हमारा इलाज करवाएं। हम तो घर चलाने से, रोटी खाने से मालूम हो गए, यकीन करें आप लोग। वाकई बहुत ज़्यादा ये अफसोस की बात है कि आप तो रोज़ाना घर से निकलते थे, अपने बीवी बच्चों, माँ बहन आपके साथ रहती हैं, उनका पेट पालने के लिए एक छोटे से कमरे में आप रहते हैं। आपने अब क्या करना है, आपकी मदद तो हुकूमत को करनी ही होगी। तो आपसे किसी का रब्ता हुआ है जब से ये खबर, किसी से रब्ता हुआ आपके साथ अभी तक? अभी तक किसी के साथ रब्ता नहीं हुआ, कोई नहीं आया सर हमारे पास यहाँ पे। कोई भी नहीं आया। और पुलिस ने जब रिपोर्ट दर्ज की तो उसके बाद भी कोई ताउन नहीं किया या इस चीज को हाईलाइट किया हो, इतना बड़ा जुल्म हो गया आपके साथ? कोई नहीं आया अभी तक मैम। अच्छा, अभी कोई भी नहीं आया। मतलब एक गरीब आदमी मेहनत मजदूरी के साथ अपने बच्चों का पेट पाल रहा था, और आप देखें कि उसकी पूरा जराए
आमदन जो है वो ख़त्म करके रख दी किसी ने, ना पुलिस कोऑपरेट कर रही है, ना गवर्नमेंट ने कांटेक्ट किया। एंड आई थिंक ये इस तरह के इंसिडेंट्स एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होते हैं हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे मुआशरे के ऊपर। देखें छोटे छोटे बच्चे, वो घर में बूढ़ी वालिदा और बहन, जैसे वो बेचारगी से कह रहे थे कि रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया। आबिद, अगर आपको अभी गवर्नमेंट ऑफिशियल सुन रहे हैं, आपको बहुत से लोग देख भी रहे हैं, आप क्या अपील करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे गवर्नमेंट से? मेरी सबसे यही अपील है कि मेरा इलाज कराया जाए और मेरी मदद की जाए, मैं अपने बच्चों के साथ कुछ देना, जितनी जो जिंदगी के देने कुछ ना कुछ अच्छे गुजार सकूं। बिल्कुल, बगैर मेरा चलना फिरना तो खत्म कर दिया इन लोगों ने। तो आबिद, अस्पताल में आप जब गए थे तो वहाँ से आपको रवाना कर दिया, मतलब थोड़ा बैंडेज किया हुआ है, अभी इलाज मुकम्मल किया? अस्पताल के अंदर 3 दिन रखा और बोलते जी हमारा बेड नहीं है, कुछ नहीं है, और मेरा पाँव भी वहाँ से गायब कर दिया। हाँ, 3 दिन आप वहाँ रहे हैं? पाँव था वो भी गायब कर दिया मेरा वहाँ से। और हॉस्पिटल वालों ने कुछ नहीं कहा कि इसका मजीद फर्दर आगे क्या इलाज होना है, कैसे भेज दिया घर? नहीं, उन्होंने ऑपरेशन किया और बस छोड़ दिया, बोला जी बस आप वहाँ से पट्टी कराते रहें, और पट्टी कराने का रोजाना 1050 रुपये लगता है यहाँ पे। वो कौन देगा? ऑब्वियसली पैसे ही नहीं है, किस तरह आएंगे? ये तो गवर्नमेंट को मदद करनी होगी। सर ये अभी फिलहाल तो मैं अपने यहाँ पड़ोस से आसपास से कहीं से यहाँ से मांग के करा लेता हूँ। अभी क्या करूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ कि बस जिंदगी से तंग आ गया हूँ, यकीन करें आप लोग। ओहो, वाकई अब देखें, मोहल्लेदार आपकी मदद कर रहे हैं, आपके फैमिली आपकी मदद कर लेगी, कितनी देर तक करेगी? ये तो गवर्नमेंट का काम है कि वो आपको इंसाफ भी दिलाए, पुलिस का काम है कि वो मुल्जिमान को पकड़े, उनको सजा दिलवाए। डिपार्टमेंट के ऊपर कितने बड़े सवालिया निशान है कि एक आदमी जो 2 वक्त की रोटी शायद अब पूरी नहीं कर सकता, और उसके लिए पट्टी चेंज कराने के लिए भी जो हादसा उसके साथ पेश आया उसको पैसे देने पड़ते हैं, और ये इंतहाई एक अफसोस की बात है। पुलिस से आपने दोबारा रब्ता किया है, वो मुल्जिमान पकड़े जाएं ताकि केस भी हाईलाइट हो और इसको भी आगे लेकर जाएं ताकि गवर्नमेंट की नज़र में भी ये केस आए। इस पर आबिद कुछ बताइएगा कि पुलिस वाले क्या कह रहे हैं आपको? अभी तक तो किसी कोई आया नहीं है, तो कुछ क्या कहेंगे मैम? ठीक है, अभी कोई भी नहीं आया, लेकिन इंशाल्लाह आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा आबिद, और आपके साथ जो जुल्म हुआ है उसका मदावा ज़रूर होगा। एक तो मुल्जिमान को पकड़ा जाएगा, हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम ये अपील भी करते हैं जो हमें देख रहे हैं कि इनकी मदद है, और गवर्नमेंट के जो इस वक्त मौजूद तमाम हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि मदद करें, और स्पेसिफिकली इस केस को देखते हुए टेस्ट केस बनाएं कि किस तरह से जुल्म हुआ, नॉमिनेट किए लोग, उनको छोड़ दिया गया और उसके बाद कोई पहुंचा नहीं मदद करने के लिए। अफसोस का डिपार्टमेंट के ऊपर एक सवालिया निशान। फिर कराची जैसा बड़ा शहर, रोशनियों का शहर, हम कहते हैं अमन जो है वो बहाल कर दिया, वहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम थोड़ा बेहतर हो गया, चीज़ें बेहतर कर दी हैं, वहीं दिन दिहाड़े एक शख्स का पाँव काट दिया जाता है और उसके बाद उसको कोई पूछता भी नहीं है, और पुलिस वाले कॉपरेट भी नहीं करते हैं। खुदारा गरीब का मजाक उड़ाना बंद कर दें। ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये किसी एक शहर की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में गरीब के साथ देने के लिए बहुत कम लोग खड़े होते हैं, लेकिन प्लीज 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 वो जैसे कहते हैं ना, गरीब का अगर आप मजाक उड़ाएंगे और उसकी आह लेंगे तो अगर इस दुनिया में नहीं तो अल्लाह ताला के यहाँ जरूर। और आइडियली स्पीकिंग ये मोहल्लेदारों का काम नहीं है कि वो उसके साथ सपोर्ट करें, ये गवर्नमेंट का काम है कि उसको एक तो हॉस्पिटल से जाने नहीं देना चाहिए था, और उसके बाद उसको सपोर्ट करने के लिए आखिरी हद तक जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इस तरह के लोगों के सपोर्ट करना, मदद करना। उसकी फैमिली को देखें, इंतहाई अफसोस हुआ देखकर, और जो रवैया है उस पर तो बहुत ही ज़्यादा शर्म जो है वो आ रही है कि किस तरह से रवैया रखा गया है हुक्मरान की जानिब से। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता है जब मैं ऐसे गेस्ट से आपको मिलवा, जब मैं ये कहती हूँ कि ख़वातीन किसी से कम नहीं है और वो कुछ भी कर सकती हैं, और ऐसा ही किया है जी सबा हलीम ने, जो कि पहली पाकिस्तानी बन रही हैं। गोंदगुरु पीक पर समिट किया उन्होंने 2 सितंबर को अपनी टीम के साथ, एंड शी इज़ दी ओनली विमेन जो अब तक उस पीक तक पहुंची है जी। और ये लम्स एडवेंचर सोसाइटी है जी, और ये फर्स्ट स्टूडेंट एक्सपीडिशन था जो कि गया, और गोंदगुरु पीक ये जो होशे वैली स्कर्दू में है, और ये ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। इनसे हम पूछते हैं कि कैसा ये सफ़र रहा, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए इन्होंने की है, और ये स्टूडेंट्स का एक ग्रुप चूँकि गया था जिसको लीड किया प्रोफेशनल्स ने। कैसा रहा इस सफ़र, सबा हलीम से हम जानेंगे। सबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना, मुझे रिकॉर्ड बनाया, एक होता है ना हम एक तीर से 2 शिकार करते हैं, सबा ने एक तीर से 3 शिकार किए, 3 रिकॉर्ड्स बनाए हैं आपने। जी जी बिल्कुल, 3 रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो सबसे पहले सबा आप बताएं कि कैसा ये रहा सफ़र आपका, और ये जो 3 रिकॉर्ड बनाए क्या क्या आपने किया इस दौरान, और फिर मतलब ये ख्याल कैसे आया, पूरा अपनी ज़रा इस सफ़र के बारे में बताइएगा।
दिस एक्सपीरियंस मतलब बहुत अच्छा था, पर साथ साथ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। हमारी 5 डेज़ की ट्रैक थी, 2 दिन शुरू में हमारे बेस कैंप तक की ट्रैक थी और उसके बाद फिर काफ़ी वेदर भी ख़राब हुआ था एंड स्टफ, तो हमें एक दिन रेस्ट डे भी लेना पड़ा। बट आउट ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स देन द नेक्स्ट डे वी डिसाइडेड टू समिट डे वाज वेरी चैलेंजिंग। मतलब वी हैड टेकन ट्रेनिंग फॉर माउंटेनियरिंग बिफोर, लाइक हमारे लास्ट के विंटर कोर्सेज होते रहते हैं जहाँ पे हमें बताया जाता है कि आइस वॉल किस तरह से क्लाइंब करनी है एंड क्रैम्पॉन्स कैसे यूज़ करने हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो पहले हमें लगा था उस ट्रेनिंग के दौरान कि हाँ मतलब ये बिल्कुल इजी सा है और इसमें कुछ भी नहीं होगा एंड स्टफ, बट देन व्हेन वी वर लाइक 100 मीटर्स अवे फ्रॉम द समिट और जब हमें ये करना पड़ा इट वाज सो हार्ड। और मतलब उस वक्त लिटरली चल के भी माई लेग्स, माई शोल्डर्स, एवरीथिंग वाज हर्टिंग सो मच। बट उस पॉइंट पे आके पता चला कि इट्स सो हार्ड, बट like thanks to my team and everyone who kept on motivating, हमारे guides, हमारे porters, हातिम भाई, रोज़ी भाई, यूसुफ भाई, everyone they kept on pushing us। मेरे team members भी जो 4 थे, हमजा, अतीक, काजी and कासिम, like they kept on pushing me, being the only girl doing it। मतलब they were more encouraging and more supporting। ये बड़ा मैटर करता है कि आपकी टीम जो है वो आपके साथ दे। यू द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन जिन्होंने समिट किया इस पीक को, फिर फर्स्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट जिसने ये एलईडी जो एक्सपीडिशन है उसमें पार्टिसिपेट किया, एंड देन फर्स्ट फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम लम्स टू एवर समिट अ पीक, एनी पीक। कितना बड़ा चैलेंज था ये आपके लिए कि उस टीम में भी आप अकेली हैं और आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो फर्स्ट टाइम करने जा रही हैं? घर वालों की तरफ से क्या रिस्पांस था जब आपने बताया उनको? मुझे ये नहीं पता था कि आई विल बी द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू डू इट अंटिल एंड अनलेस मैंने कर ली। मुझे ये पता था कि मैं लम्स में आई विल बी द फर्स्ट वन टू डू इट, तो वो ही मेरे लिए बहुत एक बड़ी बात थी एंड स्टफ, क्योंकि आई वाज वुमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मतलब दिस वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। और मतलब जो हमारी सोसाइटी है वो भी छोटी सी सोसाइटी है, सो आई वांटेड जो मेरे नीचे लड़कियां हैं दे गेट मोर इंकरेज, मोर मोटिवेटेड, सो आई वांटेड टू बी a role model for them, and because if I had such role models, मतलब you know I would go more far and I'll be more motivated to do it। सही। तो बेसिकली सबा आप माशाल्लाह वाकई बड़ी मोटिवेटेड हैं, क्योंकि अक्सर तो इस एज में लोग ज़्यादा पढ़ाई करते हैं या सीजन्स देखते हैं लड़कियां, लेकिन आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है कि आप चढ़ गई पहाड़ पे। हाँ, लेकिन घर वालों की वाली बात रह गई है, क्योंकि मुझे अक्सर लगता है कि अम्मियाँ जो है ना वो रोक देती हैं इतना चैलेंजिंग, लड़कियों को तो बिल्कुल बड़ी मुश्किल से परमिशन मिलती है। नहीं, मतलब माई पेरेंट्स ऑब्वियसली उनको दे आर कंसर्न, फिक्र होती है, ये होता है, बट दे हैव सीन कि मैं कितनी ज़्यादा पैशनेट हूँ और मतलब मुझे कितना शौक है, तो वो बस लिटरली अपने दिल पे पत्थर रख के लिटरली वो भेज देते हैं। अपने पेरेंट्स को मना लिया, जैसे अक्सर पेरेंट्स का होता है कि बच्चे ने जिद की तो क्या करें फिर। अच्छा, तो ये बताएंगे जो आपने कहा कि आप अकेली खातून थी, लेकिन आपके साथ जब ग्रुप निकला था तो 8 लोग थे शायद, आप ज़रा उस बारे में बताइएगा फिर क्या हुआ, दरमियान में कुछ रुक गए, फिर आप आगे बढ़े और फिर उस बारे में बताइए। तो लम्स में एक सोसाइटी है, लम्स एडवेंचर सोसाइटी, और हर साल हमारी ना एक समर ट्रैक होती है जिसमें वी ट्राई टू यू नो एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड चैलेंज आवरसेल्व्स। एक्सपीडिशन करते हैं ईदर ऑफ अ माउंटेन पास या माउंटेन पीक। लास्ट ईयर हमने स्नो लेक माशाल्लाह से कॉन्कर किया था, एंड दिस टाइम वी डिसाइडेड टू गो विद गोंडोगोरो पीक। तो इसमें हम लोग 8 लोग थे जिसमें पूरी टीम में जी, और हम 3 लड़कियां थीं और 5 लड़के थे। उसके अलावा 5 उनमें से सिर्फ 5 लोग कर पाए थे, बट द 3 ऑफ देम वर आल्सो एबल टू कम अप टू टिल 5300 मीटर्स। तो वो उनके लिए भी काफ़ी बड़ी बात थी कि वो इतना ऊपर तक पहुंच सके। ठीक है। तीन अच्छा सबा, ये जब आप गए आगे और पूरा वो जो बेस कैंप का कितने दिन वहाँ पर स्टे रहा और समिट के लिए कितने आवर्स लगे, और ये जो पूरा स्नो क्लाइंबिंग होती है या आइस क्लाइंबिंग होती है जहाँ पे बड़ी मुश्किल हो जाती है एंड यू एक्चुअली हैव टू यूज़ गैजेट्स, ये वो थोड़ा ये एक्सपीरियंस बताइएगा। द टोटल ट्रिप, द ट्रैकिंग ट्रिप वाज फॉर लाइक 5 डेज़। तो हमें 2 दिन बेस कैंप पे लगे, फिर मौसम की ख़राबी की वजह से हमें 1 दिन रहना पड़ा बिफोर समिट पुश, और फिर समिट तो हमने 1 दिन में कंप्लीट की थी, एंड देन द नेक्स्ट डे वी डिसाइड टू कम ऑल द वे बैक। तो टोटल 5 दिन हमें लगे, और समिट में पहुंचने से हम लोग रात को कुछ 3-4 बजे तक निकले थे, और हम लोग अराउंड 1:43 PM पहुंचे थे समिट पे। अच्छा। और उसके बाद फिर डिसेंड की थी और बेस कैंप पे वापस आए थे अराउंड 6 o'clock इन द इवनिंग। सही। तो ये बेसिकली आपका टोटल 14 आवर्स का एक हो गया ये पूरा ट्रैक। अच्छा, तो ये बताएं सबा, चूँकि अब जब आप निकलते हैं तो खाने पीने का तो इंतज़ाम होता है, लेकिन आपकी जो प्लानिंग होती है क्या वैसा ही हुआ कि कब खाना पीने का प्रॉब्लम तो नहीं कोई हुआ, या फिर सब कुछ मैनेज था? कुछ अनप्लान्ड तो नहीं गया?
तो इस ट्रिप के लिए हम लोग प्लानिंग पहले से ही बहुत पहले शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें ट्रेनिंग भी करनी होती है। तो आप लगे अगस्त के एंड में लिख लिया है, तो हम लोग जून ऑनवर्ड्स हमने स्टार्ट करना शुरू कर दी थी। तो सारी प्लानिंग होती है, सारा फूड एवरीथिंग सारा पहले से डिसाइडेड होता है, सारा सामान साथ होता है। ट्रैकिंग ट्रिप पे नहीं, मतलब कोई फूड वगैरह का इशू नहीं हुआ, वी हैड एवरीथिंग, एवरीवन वेंट स्मूथली। और जी अच्छा, तो बेसिकली ठीक रहा है सारा, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। तो ये सब थोड़ा बताइएगा कि चूँकि अब आपने ये तो कर लिया है और ये पहला आपका चूँकि गोंदगुरु हो गया, तो कुछ टारगेट बनाए हैं नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? अब नेक्स्ट क्या आपकी सोसाइटी बनाने वाली है, प्लान क्या कि अगली दफ़ा कहाँ जाना है? इतनी ज़्यादा मतलब प्लेसेस हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं कि लिटरली चूज़ करना बहुत मुश्किल है इस तरह, बट टारगेट होता है ना, प्लान बनाया हो। हाँ, बट अभी दिस इज़ माई लास्ट ईयर इन लम्स विद द एडवेंचर सोसाइटी, तो मैं नेक्स्ट ईयर में इनके साथ तो नहीं होंगी, पर हाँ पर्सनल लेवल पे कुछ गोल्स हैं। अब वो देखते हैं हाउ थिंग्स टर्न आउट एंड इफ आई कैन डू इट। थैंक यू सो मच सबा फॉर बीइंग विद अस, गुड लक। इतना मुश्किल काम आपने कर लिया एंड आई एम श्योर कि आगे भी जो आप गोल्स बनाओगे आप उसको ज़रूर अचीव कर सकोगे ज़िंदगी में। गुड लक फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। और इसके साथ साथ जी आगे बढ़ते हैं, चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, तो मैं चूँकि आपको मालूम है कि बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अब ट्विटर भी उसमें अब शामिल हो चुका है। पहले ट्विटर इसमें नहीं था, लेकिन अब ट्विटर के जरिए भी आप पैसे कमा इस्तेमाल करें और पैसे कमाएं। हैरत अंगेज फीचर जो है वो मुतारिफ करा दिया गया है और सुपर फॉलोअर्स के नाम से एक नया फीचर ये मुतारिफ हुआ है, जिसके तहत सारिफीन अपने सब्सक्राइबर्स के लिए शेयर किए गए मवाद के पैसे वसूल कर सकेंगे और ये तय कर सकेंगे कि उनकी ट्वीट्स सिर्फ सुपर फॉलोअर्स की टाइमलाइन पर ही नजर आए और जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा सुपर फॉलोअर्स सारिफीन माहाना बुनियादों पर 3, 5 या $10 स्ट्राइप से होने वाली अदायगी के जरिए वसूल कर सकते हैं। और थर्ड पार्टी फीस के सारिफीन सब्सक्रिप्शन से 97% रेवेन्यू भी कमा सकते हैं। और ट्विटर का ये भी कहना है इसमें कि जब सारिफीन $50,000 की लाइफ टाइम जो मोनेटाइजेशन तक पहुँच जाएंगे तो वो थर्ड पार्टी फीस के बाद 80% तक आमदनी भी हासिल कर सकते हैं। और फिर इस फीचर के लिए ऐड होने के लिए कम अज़ कम आपका जो फॉलोअर्स हैं वो 10,000 होने चाहिए, 10,000 फॉलोअर्स, और उम्र जो आपकी 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर लाजमी ये भी है कि सारिफ ने पिछले 30 दिनों में 25 मरतबा ट्वीट किया हो और वो ट्विटर की सुपर फॉलोअर्स पॉलिसी पर पूरा करता ही होगा। हाँ, आई एम श्योर करता होगा और ज़रूर इसके ऊपर जो है वो फोकस करता होगा। अब मेरे ख्याल से ये जितने लोग इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं या ट्विटर के ऊपर काफ़ी एक्टिव भी हैं, दे हैव ह्यूज फैन फॉलोइंग, उनके लिए तो एक बड़ा अच्छा हो जाएगा एक्स्ट्रा एडिशन, जो जिसे कहते हैं ना एडिशनल मनी, पॉकेट मनी के तौर पर लाने का। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जी एक और ख़बर जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जी हम ये देख रहे हैं इंतहाई अफसोसनाक रवैया जो कि अक्सर बड़ों की तरफ से भी हो जाता है। मोटरसाइकिल पर ये सवारियां आप चेक करें जरा, गिने जरा कितने लोग इसमें बैठे हैं। हद हो गई, लापरवाही और बदतमीजी की हद हो गई कि खुदा ना खास्ता कोई बच्चा गिर जाता, कुछ चोट लग जाती, आगे से एकदम ब्रेक लगानी पड़ती, मतलब मरगाट के ऊपर वो जो कवर नहीं होता, आप 3 बच्चे बच्चों ने हाथों से पकड़ा हुआ है, लटके हुए हैं हाथों के साथ। एक जो है वो बच्चे ने अपने जो बड़ा है जो भी चला रहा है देखी थी, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ और मैंने गिने ये तकरीबन 12 बच्चे बनते हैं। 12 लोग एक बाइक पर बैठे हैं, 2 से ज्यादा असूलन नहीं बैठने चाहिए। 10, 11, 12 बच्चे और खुद पता नहीं एक उधर भी हो कोई नहीं आ सक रहा, लेकिन बड़ा ही अफसोसनाक रवैया। और ऐसा ही होता है जब अपने बच्चों को ये तालीम देते हैं कि आप इस तरह से चल सकते हो, तो फिर क्या होता है कि जब आप बड़े होते हैं तो वो बच्चे